नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चनों को इस तरह से देखेंगे ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। ध्यान देना है, कार्यकारी प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, दूसरा होता है आपका नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख। अगर एग्जाम में आपको प्रश्न कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है मुख्यमंत्री। और अगर आपको एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि राज्य सरकार का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है राज्यपाल। यहाँ से कुछ और प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है राज्यपाल। अगर आपको पूछे कि राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन है, उस स्थिति में आपने उत्तर देना है राज्य का मुख्यमंत्री। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान कौन होता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। आपके पास ऑप्शन में है निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत और अप्रत्यक्ष मत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निर्णायक मत। यहाँ पर हमें थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले समझते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, क्या वह सामान्य स्थिति में किसी भी बिल के पक्ष या विपक्ष में मत करता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ये किस स्थिति में अपना मत करता है, जिसको हम निर्णायक मत कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सदन के सदस्यों का वोट किसी भी बिल पर बराबर है, उस स्थिति में आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ये अपना निर्णायक मत देता है। ऐसा ही आपका राज्यसभा के सभापति के केस में भी होता है, जिसमें जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भी आपका सामान्य स्थिति में वोट नहीं देता है। वह भी किसी बिल पर अगर वोट की संख्या बराबर है, उसमें वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव की या प्रत्यक्ष मत की। प्रत्यक्ष मत जैसे हम एमएलएज को चुनते हैं, या साधारण भाषा में बताऊं, जो गांव के पंच प्रधान होते हैं, जब हम उनका चुनाव करते हैं तो उनका चुनाव हम प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अप्रत्यक्ष मत की या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की, जिसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रत्याशी भाग लेते हैं, सीधा मतलब है जैसे कि अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है वो क्या है, तो हम बोलेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये अप्रत्यक्ष वास्तव में क्या है, तो ध्यान देना है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं भाग लेती है। तो ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है उनके चुनाव में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है। अब आप सीधी भाषा में समझें कि जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें आम जनता भाग लेती है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को पूर्ण आयु कितनी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, 30 ईयर्स और 35 ईयर्स। इसका सही उत्तर होगा 35 वर्ष, बोले तो 35 ईयर्स। यहाँ पर ध्यान देना है, जिस प्रकार राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 35 ईयर्स है, ऐसे और कौन कौन से पद हैं भारतीय संविधान में कि जिनकी न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष है और राज्यपाल की भी 35 वर्ष है। तो इससे हमें समझ आया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल
कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 35 इयर्स है। अब ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा ये प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो सके। बात करते हैं 25 इयर्स की। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद है और लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद है, मुख्यमंत्री का पद और विधानसभा के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब अगले ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। बात करते हैं ऑप्शन सी 30 इयर्स, जो 30 वर्ष है। जब हमें 30 इयर्स याद आता है तब हमें राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु याद आनी चाहिए। पर यहाँ पर कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि राज्यसभा के उपसभापति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सीधा मतलब है कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए 30 इयर्स। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इस प्रश्न को समझने से पहले हमें समझ आनी चाहिए कि जो दल बदल विरोधी विधेयक की बात की गई है ये कौन से अनुसूची में है। सबसे पहले इसका उत्तर होना चाहिए 10वीं अनुसूची में। फिर हमें प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो दल बदल है ये कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 52 अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया। यहाँ से आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि 1985 में दल बदल की बात की गई थी, तो उस समय आपका देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी राजीव गांधी। कई बार राजीव गांधी के बारे में एक प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो प्रश्न है कि बोफोर्स घोटाला किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए राजीव गांधी। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं इंदिरा गांधी की। ध्यान देना है, इंदिरा गांधी जी के बारे में प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न तो ये बनता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए इंदिरा गांधी। और कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिसे प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए इंदिरा गांधी। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जो लोकसभा में हार गई थी। पर आपके जहन में अब प्रश्न उठ रहा होगा कि जब ये लोकसभा से हार गई थी तो ये कहाँ की सदस्य बनकर इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था, तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा की सदस्यता लेकर। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ भारत के प्रधानमंत्रियों का नाम बताऊंगा जो लोकसभा के सदस्य ना होकर राज्यसभा के सदस्य थे। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। इंद्रदेव गुम हो गए, ई से इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा, गु से IK गुजराल और मो से मनमोहन सिंह। तो इस प्रकार हमें पता चला कि भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा के सदस्य ना रहकर राज्यसभा के सदस्य थे। ध्यान देना है, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। अगर आप भारत की पॉलिटी मेरे साथ बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पर मैसेज करना है और उसके बाद आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। तत्पश्चात 2 डेमो क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ पॉलिटी विस्तार से डिटेल से पढ़नी है या नहीं। इंदिरा गांधी जी के बारे में कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए इंदिरा गांधी ने। इसके साथ बात करते हैं बीपी सिंह की। बीपी सिंह का पूरा नाम विश्व प्रताप सिंह। यह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने में असफल रहे। अंत में बात करते हैं HD देवगौड़ा की। HD देवगौड़ा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले विधानसभा के सदस्य थे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं।
भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन के लिए, भारत के प्रधानमंत्री की अवज्ञा के लिए, संसद की अवज्ञा के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संविधान के उल्लंघन के लिए। जब हम राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अनुच्छेद का पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में महाभियोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। तो उस स्थिति में आपका उत्तर होना चाहिए आर्टिकल 61 में। फिर कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में महाभियोग का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि महाभियोग का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साधारण भाषा में महाभियोग का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। अब समझते हैं राष्ट्रपति को कौन कौन हटा सकता है। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए लोकसभा हटा सकती है, राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अब आपके जहन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, क्या ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए भाग नहीं लेते हैं? जी हाँ, राष्ट्रपति के पद से सीधा मतलब महाभियोग में विधानसभा के सदस्यों भाग नहीं लेते हैं। ये तो बात हुई कौन कौन से लोग महाभियोग में भाग लेते हैं। अब समझते हैं कि जो महाभियोग है ये आरंभ कैसे होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो महाभियोग है या तो ये लोकसभा से आरंभ हो सकता है या ये राज्यसभा से आरंभ हो सकता है। सीधा सा मतलब है यह संसद के किसी भी सदन से आरंभ हो सकता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो धन विधेयक है ये हमेशा कहाँ से आरंभ होता है और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है। अब बात करते हैं महाभियोग की। अगर हम लोकसभा से महाभियोग को आरंभ करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लोकसभा की 1/4 बोले तो 1/4 सदस्य सहमत होने चाहिए जो हम राष्ट्रपति के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। जब 1/4 सदस्य सहमत हो गए हैं उसके बाद उस प्रस्ताव को लागू भी करना पड़ता है। तो डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग को कितने बहुमत के साथ लागू किया जा सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए 2/3 बहुमत के साथ। तो ध्यान दीजिए आपका जो महाभियोग है लोकसभा से प्रस्तावित भी हो गया है और पारित भी हो गया है। तो ध्यान दीजिए अब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताया जाता है कि राष्ट्रपति साहब आपने संविधान का उल्लंघन किया है तो आपके विरुद्ध हम महाभियोग लेकर आ रहे हैं, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में जाते हैं और अपने बारे में कहते हैं कि मैंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया है। सीधा मतलब अपनी सफाई देते हैं। अगर राज्यसभा वालों को लगता है कि नहीं राष्ट्रपति ने कोई गलत काम नहीं किया है, संविधान के विरुद्ध काम नहीं किया है, तब तो वो वहीं पर स्थगित हो जाता है। पर अगर राज्यसभा वालों को ये लगता है कि नहीं राष्ट्रपति ने संविधान का विरोध किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, उस कंडीशन में महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से आरंभ होती है और राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसको पारित भी कर देती है। जब महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है तो उस स्थिति में आपका जो प्रेसिडेंट होता है उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। बहुत सारे एस्पिरेंट को महाभियोग की प्रक्रिया को समझने में परेशानी होती है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में समझाऊं तो हमें पता होना चाहिए जो महाभियोग है ये 1/4 बोले तो 1/4 सदस्यों के साथ लोकसभा से आरंभ होता है, किसी भी सदन से आरंभ हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले कहा। उसके बाद 2/3 बोले तो 66 मतों के साथ लोकसभा पारित करती है। उसके बाद 14 दिन राष्ट्रपति को दिए जाते हैं कि राष्ट्रपति आप कहीं कुछ आपने सच में कानून का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं। 14 दिन कंप्लीट होने के बाद यह प्रक्रिया राज्यसभा में चलती है और राज्यसभा इसको 2/3 बहुमत के साथ अगर पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इतना सिंपल सा है ये। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा। और इसके साथ अगले प्रश्न की ओर करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है
भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद और भारत के स्पीकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत की राष्ट्रपति। ध्यान देना है, जब भी हम किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमें शपथ का पता भी होना चाहिए और त्याग पत्र किसको देता है ये भी पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमें कुछ तथ्य पता होना चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कौन से भाग में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भाग 5 में और अनुच्छेद 124 में है। कई बार एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो आपने उत्तर देना है 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, तो कुल संख्या हुई 34। अगर हम यहाँ पर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की काम करने की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए 65 ईयर। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो उनकी होती है 62 ईयर। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ पॉलिटी को बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।